नमस्कार, मैं आपके साथ आपका दोस्त सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है टाइम्स नाउ नव भारत के नए न्यूज शो चक्रव्यूह, CHAKRAVIEW। जैसा कि हमारा वादा है, आपसे आपकी राय के आधार पर इस शो को हम आज भी तैयार करके लाए हैं। चक्रव्यूह में आज कौन कौन घिरने वाला है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चक्रव्यूह का मेन्यू देख लेते हैं ताकि पता चले कि कौन सी 4 स्टोरी आज हमने दर्शकों के सामने रखी थी। चक्रव्यूह में आज मध्य प्रदेश सरकार है, बीजेपी के झगड़े में, आपसी खींचतान में इंदौर कैसे बर्बाद हो रहा है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन देखेंगे जनता ने कितना पसंद किया है हमारी इस खबर को। दूसरी स्टोरी जो हमारे मेन्यू में है वो है पाकिस्तान प्रेमी अब्दुल की, जो देश का खाकर पाकिस्तान की धुन बजा रहा है। तीसरी स्टोरी हमारे मेन्यू में है न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के बारे में। वो हमारे चक्रव्यूह में आज घिर गए हैं, जिसका प्रेम दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद पर उमड़ा है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताते हैं। और चौथी खबर जो हमारे मेन्यू में है वो है SIR में नागरिकता नापने की मशीन का फैक्ट चेक करेंगे। जी हाँ, नागरिकता नापने की मशीन। आप भी सोच के आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो गया है उत्तर प्रदेश में। क्या है पूरा बवाल आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि पब्लिक व्यू क्या आया है। ये चारों स्टोरीज का मेन्यू हमने अपने सोशल मीडिया के पास रखा और उन सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ने पोलिंग करके हमको बताया कि वो किस स्टोरी को सबसे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो आज की चौथे पायदान पर जो स्टोरी आई है दर्शकों की पसंद में, वो ममदानी का उमर प्रेम है। न्यूयॉर्क के मेयर ने उमर खालिद के बारे में जो चिट्ठी लिखी है वो चौथे नंबर की स्टोरी है। तीसरे नंबर पर जो स्टोरी आई है पसंद के मामले में, वो पाकिस्तान के गाने वाली स्टोरी है, जो अब्दुल की स्टोरी है, जो मुंबई से सटे नगांव से आई है। उसको 15% लोग देखना चाहते हैं। पायदान नंबर 2 पे जो स्टोरी है वो SIR नापने की मशीन के बारे में है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक नई खोज यूपी की पुलिस ने की है। अजीबोगरीब मामला है, दिखाएंगे आपको। और पहली स्टोरी 50% वोट के साथ इंदौर का, जो मासूम लोगों की वहां जान गई है दूषित पानी पीने की वजह से। उसमें क्या बीजेपी के आपसी झगड़े की वजह से इंदौर की पाइपलाइन, इंदौर के ड्रेनेज सिस्टम का हाल बेहाल हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। 50% लोगों ने इसको पसंद किया है। तो ये आज का मेन्यू है, इसी के हिसाब से अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात इंदौर की ही करते हैं, क्योंकि इंदौर सबसे अधिक सुर्खियों में है। इंदौर में डैश 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 मौत का गुनहगार मिल गया है। जी हाँ, बहुत सोच समझ के मैं डैश 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 यानी रिक्त स्थान बोल रहा हूँ। हम आपको ये आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमको भी नहीं पता है। इसकी वजह भी है कि मौत के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा सस्पेंस फैला कर रखा हुआ है। सरकार का आंकड़ा कुछ कहता है, अखबार के आंकड़े कुछ कह रहे हैं, लोकल रिपोर्टर कुछ और बता रहे हैं, लोकल पार्षद एक अपना अलग डेटा दे रहे हैं। इस दुखद हादसे में हमारे लिए मौत केवल एक नंबर नहीं है। 4 हो, 10 हो, 14 हो या 15 हो, ये बोलकर हम किसी भी मासूम की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, क्योंकि हमारे लिए ये सभी लोग बेशकीमती हैं और इन्हें आंकड़ों से नहीं, नामों से जाना जाना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि इन मासूमों की मौत के गुनहगार सरकार की नजरों में आखिरकार आज मिल गए हैं। 3-4 दिनों की कवायद के बाद अब सरकार ने ढूंढ लिया है कि कौन है ये इंदौर के गुनहगार। तो सबसे पहले सरकारी नजरों में जो 3 सरकारी बाबू आए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं, जिन पर आज प्रशासनिक गाज गिर गई है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया का ट्रांसफर किया गया है। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का चार्ज वापस ले लिया गया है। थोड़ी देर पहले जब मीडिया ने प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से सवाल किया, तो इन तस्वीरों में देखिए कि वो कैसे भाग खड़े हुए। इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। माफी चाहता हूं मैं माफी चाहता हूं। सर, आप पर आरोप लग रहे हैं इस सब पूरे कांड के पीछे। सर, आरोप लग रहा है आप पे। चाहिए कम से कम बताना चाहिए। हो गया कहानी खत्म। माफी चाहता हूं मैं माफी चाहता हूं। सबसे साफ शहर को बनाने का दावा करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के बड़े अधिकारी सवालों से भागते हुए।
लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ ये 3 सरकारी अफसर ही सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी की वजह से हुई मौतों के जिम्मेदार हैं? अब इस तस्वीर को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जहां पर इंदौर के नेता क्या कर रहे हैं यह देखकर आप चौंक जाएंगे। नेताओं की मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं। इंदौर के खराब और दूषित पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया, यानी गंदा पानी ना जाए, साफ पानी आए, इसके लिए ये मीटिंग थी। लेकिन इन नेताओं का दुस्साहस तो देखिए कि कैसे भागीरथपुरा के निवासियों का माखौल उड़ाया जा रहा है। अपने सामने मिनरल वाटर की बोतलें रखी हुई हैं, खुद पिएंगे बोतल बंद पानी। क्या इन नेताओं की यह हिम्मत है कि वो वही पानी अपनी टेबल पर रखवाते जो भागीरथपुरा के सैकड़ों परिवार पिछले कई दिनों से लगातार पी रहे थे, बीमार हो रहे थे या फिर मर रहे थे? एक तरफ इंदौर के दूषित पानी की वजह से कई घरों में मातम पसरा है, तो दूसरी तरफ नेताजी टेबल पर मिनरल वाटर की बोतलें रखकर पीड़ितों के परिवारों को जैसे चिढ़ा रहे थे। सफेद पोशों का यह सिस्टम कितना संवेदनहीन हो सकता है, ये तस्वीरें इंदौर से जो आई है उसी का मुजाहिरा कर रही है। 2 तस्वीरें आपकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। इंदौर की जनता अपनी प्यास बुझाने के लिए सरकारी पाइपलाइन में आ रहे गटर के पानी को पीकर मर रही है। नेताजी की मोटी चमड़ी को इसका कोई फर्क नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। उनकी टेबल पर महंगे पानी की बोतलें रखी हुई हैं, भले ही इन बोतल का पानी वो पिए या ना पिए। अब आपको भागीरथपुरा से आई एक और तस्वीर दिखाते हैं। पूरे इलाके के घरों में मातम पसरा है और आवाज आ रही है तो सिर्फ एक सरकारी भोंपू की। नगर निगम की गाड़ी ये अनाउंसमेंट कर रही है कि आपको बिना उबाले पानी नहीं पीना है। सबसे स्वच्छ शहर का हाल है ये। समय हम भागीरथपुरा में ही मौजूद है और भागीरथपुरा में आप देखें नगर निगम की गाड़ी इस तरह से घूम रही है, जो कि लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि पानी को लेकर सतर्क रहें। देखिए, ये देखिए, इसके अनाउंसमेंट को सुनिए। सभी निवासियों को सूचित किया जाता है, आप जो भी पानी इस्तेमाल करें उसे उबाल कर इस्तेमाल करें, सादा पानी उपयोग में ना लें। अधिकारी हैं, क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? ये पानी उबाल कर पीने का बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये कितने दिन से अनाउंसमेंट चल रहा है? अभी सन मेरे को थोड़ा अर्जेंट जाना है। अच्छा, ठीक है। तो ये अधिकारी हैं, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अब पूरे भागीरथपुरा में इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर पानी को लेकर के तमाम जो समस्याएं हैं वो अभी भी चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, टैंकर्स को यहाँ पर खड़ा रखा गया है। यहाँ टैंकर, इस तरह के टैंकर्स हैं, वो जगह जगह पर खड़े हैं। पानी का अगर किसी को पीने का पानी चाहिए तो इन टैंकर से भी ले सकता है। अभी फिलहाल भागीरथपुरा में पानी की समस्या को लेकर के परेशानी अभी भी कायम है और जो भी पानी सप्लाई में आ रहा है उसको उबाल कर पीने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी जा रही है। कैमरामैन कमलेश के साथ मखमल टाइम्स नव भारत, इंदौर। सरकारी गाड़ी से अनाउंसमेंट है कि कोई भी लोग बिना उबाले पानी को ना पिए। मतलब साफ है कि इंदौर जैसे शहर में जहां पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार चल रही है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार और लोकल मेयर तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां सरकार लोगों को ऐसा पानी भी मुहैया नहीं करा पा रही जिससे लोग बिना किसी डर के पी सके। दरअसल इलाके में सरकारी पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है उसके जो सैंपल जांच के लिए गए हैं उसके नतीजे बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। अब जरा ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। 50 सैंपलों में से 26 में बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई है, 50% से भी ऊपर। पानी में फिकल कॉलिफॉर्म के बैक्टीरिया मिला है जो इंसानी मल में मिलता है। ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है जो गंभीर संक्रमण की वजह बताया जाता है। क्लेबरेसिला बैक्टीरिया मिला जो कि उल्टी दस्त लगने की वजह होती है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में विब्रियो कोलेरी और हैजा वाले बैक्टीरिया मिलने की बात भी सामने आई है। यानी जितने पानी के सैंपल हैं उसमें बीमारी ज्यादा आ रही है आपके घरों में बजाय साफ पानी के आने के। इंदौर के बड़े अखबारों के बारे का जिक्र जरूर करूंगा। मध्य प्रदेश में अखबारों का बहुत अच्छा कल्चर है। वहां के 2-3 बड़े अखबारों की सुर्खियां आज आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत कुछ इस अखबारों के बारे में लिखा जा रहा है। यह नई दुनिया अखबार की कवर स्टोरी है आज की, इसको ध्यान से देखिएगा। पानी के साथ मलमूत्र पी रहे थे लोग, ये लीड स्टोरी है मध्य प्रदेश के इंदौर के बड़े अखबार की। अब दैनिक भास्कर के इंदौर एडिशन की कवर स्टोरी आपको दिखा देता हूं। दैनिक भास्कर के अधिकारी क्या कहते हैं, ये भी नई दुनिया का सौजन्य है। ये इसमें भी बैठक चल रही थी, कल की ये बैठक है जहां पे बताया गया कि मेयर साहब को आंसू आ गए, पुष्पमित्र भार्गव साहब को।
अब अगला अखबार की तरफ चलेंगे हम, दैनिक भास्कर की तरफ। ये भी नई दुनिया है, जो कि सौजन्य नई दुनिया लिखा हुआ है। भास्कर के अखबार में भी जो सुर्खियां थी, ये भास्कर आ गया। भागीरथपुरा के पानी में मिले हैजा फैलाने वाले घातक जीवाणु। ये सिर्फ आज के अखबार की बात नहीं है, मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं कि इंदौर के अखबार लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इशारा करते हैं कि वहां पर कितनी बुरी स्थिति हो गई थी। अब मैं आपको इंदौर के दो पत्रकारों की बात सुनाना चाहता हूं। हेमंत शर्मा और कीर्ति राणा, दो बड़े पत्रकार हैं, लगातार लिख रहे हैं, और इन दोनों पत्रकारों की बात का जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंदौर में, मध्य प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी के अंदर इन फाइटिंग चल रही है इंदौर पर वर्चस्व जमाने के लिए। सुनते हैं। पिछले दिनों विधानसभा में वो मुख्यमंत्री से ये भी कह चुके हैं कि सारा पैसा क्या उज्जैन को ही दिया जाएगा। इससे साफ झलकता है कि उन्हें चिंता तो है, लेकिन इन 2 सालों में ये देखने में आया है कि विजयवर्गीय बगैर नाखून के शेर साबित हो रहे हैं। वो बार बार कहते हैं सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे ही आप महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी अलापते हैं। यदि 2 साल में सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, तो फिर ये फुल पेज के विज्ञापन क्यों देते हो कि 3 ट्रिपल इंजन की सरकार और इंदौर के विकास में हम नया आयाम। कि इंदौर वो शहर है जिसने 9 में से 9 विधायक आपको दिए, सांसद आपको दिया, मेयर आपको दिया, पार्षदों का इतनी बड़ी संख्या आपको दी कि विपक्ष की कोई स्थिति नहीं है, विपक्ष लगभग शून्य है। इसके बावजूद भी अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, अगर अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये किसकी गलती है? इसमें इंदौर की जनता का क्या दोष है? सही बात है, इंदौर की जनता का क्या दोष है? अधिकारी अगर आपकी नहीं सुन रहे तो आप क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हैं? अब आपके सामने ये जो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये इंदौर के वही भागीरथपुरा के एक टैंक की तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि यहीं से निकला पानी लोगों के लिए मौत का सबब बना। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। हमारे सहयोगी राकेश पांडे जो पहुंचे इंदौर में, वहां से उनके कैमरे ने इन तस्वीरों को कैद किया है, और बताया जा रहा है कि यही वो जगह है जहां पर सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिला और उसके बाद कोहराम इस पूरे इलाके में मचा दिया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी के आपसी झगड़े में इंदौर की बेगुनाह जनता पिस गई है। मीडिया के सामने घंटा और फोकट के सवाल वाले बयान देकर विवादों में आए मोहन यादव सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक कैलाश विजयवर्गीय आज फिर बोले। मीडिया से बदतमीजी पर तो वो माफी कल ही मांग चुके थे, लेकिन आज उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंदौर वाकई में तकलीफ में। कैसे सोच सकते हैं? इंदौर हमारा शहर है, इंदौर इतनी अगर तकलीफ में और मैं सो जाऊँ तो मेरे से बड़ा कोई आदमी नकारा नहीं होगा, तो कैसे सो सकता है? तो इतनी बड़ी घटना हो गई तो सोने का तो काम नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान में इंदौर को लेकर कुछ नहीं कर पाने का दर्द साफ दिखता है। ये उसी पार्टी से आते हैं जिनकी सियासत का गढ़ ही इंदौर रहा है। इनकी पार्टी यानी बीजेपी 2018 के चुनाव के बाद के कुछ महीनों को आप छोड़ दे तो पिछले 22 सालों से, जी हाँ 22 सालों से राज्य की सत्ता पर काबिज है। कैलाश विजयवर्गीय जो चीज साफ साफ बोल नहीं पा रहे हैं, वो बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती के सोशल मीडिया पोस्ट में आज साफ देखने को मिला। उमा भारती जी ने आज सुबह एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी इंडिया को, बीजेपी मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश को भी टैग किया, और मोहन यादव को भी टैग करते हुए कहती है ये ट्वीट का पूरा अंश है, लेकिन खास बात है कि इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौत हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नीचे वाली है, इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। ये ट्वीट कर रही हैं उमा भारती, साफ तौर पर दिखाती हैं कि उनके निशाने पर इस ट्वीट में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके कुछ देर बाद वो एक और ट्वीट करती हैं, करीब 1-1.5 घंटे के बाद, और ये ट्वीट देखिए, इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी नहीं चल रही है? यानी इशारा कहां है? कैलाश विजयवर्गीय और पुष्यमित्र भार्गव की तरफ, जो कि मेयर है। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच गए? कह रही हैं कैलाश विजयवर्गीय के लिए, भार्गव साहब के लिए, कि क्यों कुर्सी पर बैठे हुए, क्यों बिस्लरी का पानी पी रहे हो? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होता है या दंड होता है। साफ तौर पर उमा भारती जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बड़ी नेता है बीजेपी की, वो दोनों धड़ों को इस वक्त अपने निशाने पर ले रही है। अब आपको डेथ, यानी जो शुरू में आपको मैंने कहा था ना कि डैश 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 रिक्त स्थान है, कितनी मौत है,
उसका जवाब देने की एक कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी हमको नहीं पता चल पा रहा है कि इंदौर में अब तक कितनी मौतें इस दूषित पानी की वजह से हुई हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया गया कि गंदे पानी से अब तक सिर्फ 4 मौतें हुई। सरकार कह रही है हाईकोर्ट को कि सिर्फ 4 मौतें हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 जनवरी को सुनवाई की। अब अगली तारीख तय कर दी है। सरकार के मुताबिक इंदौर में 4 मौतें हुई, लेकिन लोकल बीजेपी के जो काउंसलर हैं, पार्षद है कमल बाघेला, उन्होंने हमसे जब खास बातचीत की तो कहा कि 15 की मौत हो चुकी है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले शुक्रवार से आज तक में 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये आंकड़ा सर इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि पहले 4 मौत, फिर 8, फिर 10, अब 15, ये कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, डेथ भी लगातार हो रही है। एक साथ 14 डेथ नहीं हुई है, कभी 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, तो आंकड़ा बढ़ता गया। और कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि हम में नहीं है। मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ, यहाँ लोग हैं वो हमारे अपने हैं, उनके घर घर संबंध है हमारे। कोई जाता तो हमको तत्काल पता लग जाता है। गजब है ना ये, मौत के आंकड़ों पर कंफ्यूजन। क्या ये कंफ्यूजन भी जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि मामले की गंभीरता पर पर्दा डाला जा सके? आइए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। 2026 में देश नई दौड़ लगा रहा है। नया साल है, ये दौड़ तरक्की की है, नौकरी की है, नए भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने की है। लेकिन कई लोग देश की इस तरक्की में नफरत का तड़का भी लगा रहे हैं। भारत का खाकर पाकिस्तान की गा रहे हैं। इनकी देश विरोधी सोच समाज में नफरत का जहर घोल रही है। नव भारत ऐसे ही नफरती बयानों के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद कर रहा है। महाराष्ट्र का एक जिला है पालघर, जहां के चिंचोटी इलाके में देश विरोधी गाना बजाने पर बवाल हो गया। सवालों में अब्दुल नाम का एक शख्स है। यही शख्स सैलून में स्पीकर पर देश विरोधी गाना बजा रहा था। कश्मीर को लेकर देश विरोधी गाना बजाने वाला यह शख्स यूपी के आजमगढ़ का बताया जाता है। ये गाना और वो वीडियो हम जानबूझ के नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि बेहद आपत्तिजनक है। ये देश की संवेदनाओं को, देश के नागरिकों की संवेदनाओं को एक तरीके से छेड़ने की कोशिश है। किसी ने ये गाना, इसका जो उसने किया उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसके बाद लोग मौके पर पहुंच गए, जमकर बवाल काटा, अब्दुल के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध की आवाज सुनकर फौरन पुलिस इलाके में पहुंची। इसके बाद अब्दुल के खिलाफ नए साल पर माहौल बिगाड़ने की साजिश, झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अब्दुल, ये शख्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इस समय सलाखों के पीछे। अब्दुल रहमान की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। बात सिर्फ इस अब्दुल की नहीं है। ऐसा ना जाने कितने अब्दुल इस वक्त देश का खाकर पाकिस्तान की धुन बजा रहे होंगे। ऐसी देश विरोधी मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये देश की एकता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। कानून है, नियम है, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए समान अधिकार है, समान कानून है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती है। देश में रहना है तो राष्ट्रवाद की शिक्षा लेनी होगी, चाहे फिर वो राम हो या फिर रहीम। कश्मीर सपने में भी भारत से अलग नहीं जा सकता, ये सबको मान लेना चाहिए। अब्दुल जैसे लोग अगर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देख रहे हैं तो देखते रहिए, क्योंकि ये हकीकत में कभी भी साकार होने वाला नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अब्दुल सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन बाहर स्थानीय लोगों के साथ साथ हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान प्रेमियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये लोग देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आक्रोश होगा। हमारा खा के, हमारा पी के, हमारे ही देश में रहकर और तुम पाकिस्तान का जयकारा लगाओगे और कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हो। भारत में रहते हो, ध्यान में रहना चाहिए आपको। तुरंत कार्रवाई हो, वरना इनको देश से बाहर करो, मतलब बिल्डोजर चलाओ। वो कह रहा था कि सिर्फ मैंने 1 मिनट बजाया है। 1 मिनट नहीं बजाया, चलो उसने गलती से 1 मिनट बजाया, पर वो शेयर कर रहा है। गलती से तो शेयर नहीं हो रहा है ना। गलती तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई नहीं देगी जब आप लोग से साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। वो एकदम बिंदास बोल रहा था कि उनके भाई बोल रहे थे कि तुमसे बच गया तो मोबाइल तोड़ देना चाहिए था। और 1 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई स्थान नहीं।
इस पूरे मामले में इस वक्त मुंबई में, जो कि मुंबई में खासकर महाराष्ट्र में कई जगह पर म्युनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि क्या मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति की जा रही है। मेरे साथ बीजेपी के बड़े नेता और लगातार अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नीतेश राणे इसी मामले पर जुड़ रहे हैं। नीतेश, आपकी मुंबई में देश विरोधी गाना बज रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार क्यों कश्मीर को लेकर इतना विवादित गाना बजा? मुंबई में कई जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग, कई हरे सांप अभी भी यहाँ वहाँ इस तरीके की मस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भूल गए हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में एक हिंदुत्व विचार की सरकार है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। इसलिए ऐसी कुछ भी तरीके की हरकतें सहन होने वाली हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं है। पुलिस और हम सभी लोग एक्शन मोड पे चले गए हैं, मगर सिर्फ जो गाने बजा रहे थे उन तक पहुंचना नहीं है, मगर उनकी पीछे जो शक्तियां हैं जी, उन तक भी हम पहुंचने की लिए पूरी तैयारी हमारी हो गई है। पर नीतेश, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है, क्या उनकी नाकामी नहीं है जब इस तरह की चीजें वहां हो जाती है? उनकी पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? देखिए, अभी एक दो घटनाएं होती है, उसके वजह से नाकामी तो बोल नहीं सकूंगा। ठीक है, किधर शायद का गाने बज रहे होंगे, मगर तुरंत इंफॉर्मेशन भी मिल गई, तुरंत एफआईआर लॉन्च हो गया, तुरंत अरेस्ट हो गया। तो इस तरीके की चीजें को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी हमारी सरकार की है, और मुंबई हमेशा ही ये दहशतवादियों का टारगेट रह चुका है, और इसलिए हम लोग पूरी तरीके से सतर्क है। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक पार्टियां इस तरह के विवाद के पीछे? देखिए, अभी वो तो इंक्वायरी के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इनको कौन है जो इनको इस तरीके की ताकत दे रहा है कि तुम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे गाने हमारे हिंदुओं की भूमि पे ये चलाने की हिम्मत करे। मगर जल्द ही जल्द इसके बारे में सारी की सारी एक्शन लिया जाएगा, और जब भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। राणे साहब, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और म्युनिसिपल चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको लेकर पोलराइज किया जा रहा है मामले को? पोलराइज तो कहूंगा नहीं, मगर ये सारी शक्तियां हैं। अभी हमने उसने बीएमसी को देख के तो बीएमसी का चुनाव देख के तो ये गाना बजाया नहीं होगा, मगर उसने इनका हमेशा ऐसी ही कोशिश रही है कि हमारे मुंबई के तरफ गंदी नजर से देखना है, मुंबई का डेमोग्राफी चेंज करना है। इसलिए तो अभी हाल ही में एक जो 30 का जो रिपोर्ट आया था, उसके में 30% मुसलमान और बांग्लादेश और रोहिंग्यों की आबादी बढ़ चुकी है। तो इस सभी चीजों को अभी हम लोग बहुत करीबी से देख रहे हैं, और उसको कंट्रोल करने के हिसाब से पूरा का पूरा एक्शन प्लान हमारा तैयार है। नीतेश, वहां महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया या रोहिंग्या आ रहे हैं तो बीएसएफ को बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं ना, वहां उसके बाद आपके इलाके में पहुंचे ना, तो आपकी नाकामी नहीं है क्या पूरी तरीके से? ये नहीं, ये सालों साल से है, ये अभी का नहीं है, ये पिछले कई सालों का रिपोर्ट है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हम लोग, मगर मैं आपको विश्वास देता हूं कि 30% को जो बढ़ी हुई आबादी है उसको 0 तक लेके आने की पूरी जिम्मेदारी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार की है। बहुत सारी कार्रवाई ये बांग्लादेशी रोहिंग्यों के ऊपर हो चुकी है, इनको वापस भेजा गया है, और इनके पीछे की जो शक्तियां हैं उनको भी काफी कुछ अरेस्ट हुए हैं, मगर अभी आहिस्ता आहिस्ता देखे क्या क्या होता है। चलिए नीतेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब्दुल हो या कोई और, ध्यान से सुन लो, ऐसे लोगों की देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो देश का खाकर पाकिस्तान का खाते हैं। कश्मीर पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। याद कीजिए 2019 का वो दिन जब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने गरज कर कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अक्साई चीन से लेकर पीओके तक सब भारत का हिस्सा हैं और हम इसके लिए जान दे देंगे। हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
कितने अब्दुल्ला आए और कितने चले गए, कान खोल कर ये सुन लो कि कश्मीर तो हमारा है, पीओके और अक्साई चीन भी हिंदुस्तान की मिट्टी है। 140 करोड़ देशवासियों का दिल इसी मिट्टी के लिए धड़कता है। यही वजह है कि भारत के सभी सरकारी नक्शों में पूरे पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया जाता है। 2019 से नक्शे में मुजफ्फराबाद, मीरपुर को जम्मू कश्मीर यूटी में और गिलगिट बल्टिस्तान को लद्दाख यूटी में शामिल किया गया। लोकसभा में सरकार ये कह चुकी है कि सभी आधिकारिक मैप्स में पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के मौसम बुलेटिन मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट का तापमान और मौसम नियमित रूप से दिखाते हैं। 2020 से ये शुरू हुआ और आज तक ये चल रहा है। 22 फरवरी 1994 को देश की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले क्षेत्र खाली करने होंगे। ये प्रस्ताव आज भी लागू है और सरकार बार बार इसे दोहराती रहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित हैं। ये सीटें भले ही खाली रहती हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता का मजबूत संदेश जरूर देती हैं। और अब बढ़ते आइए आज की अगली कहानी की ओर। ममदानी का उमर खालिद प्रेम, मेयर न्यूयॉर्क के, नजर तिहाड़ पर। अमेरिकी उमर पर चुप्पी, दिल्ली दंगे के आरोपी से हमदर्दी। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के नए नवेले मेयर बने जोरान ममदानी की। भारतीय मूल के ममदानी ने कल यानी 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ ली है। वो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त चल रही हैं। ममदानी ने पवित्र कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली, लेकिन भारत में अभी वो शपथ से अधिक अपने लिखे एक खत की वजह से चर्चा में बने हैं। ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें वो लिखते हैं कि वो उमर के बारे में सोचते रहते हैं। इस चिट्ठी को उमर की साथ ज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर शेयर किया। जी, जो चिट्ठी है उसको ज्योत्सना लाहिड़ी ने अपने अकाउंट सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। दावा किया जा रहा है कि ममदानी ने यह चिट्ठी शपथ से कुछ दिन पहले लिखी थी। मेरा सवाल है कि अमेरिका में बैठा एक मेयर, एक महापौर भारत के आंतरिक मामलों में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? न्यूयॉर्क के मेयर को तिहाड़ में बंद एक आरोपी की इतनी चिंता क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि जोरान ममदानी और उमर खालिद एक ही मजहब से आते हैं? ममदानी का यह कदम सिर्फ एक चिट्ठी भर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इससे ममदानी की सोच भी जाहिर होती है। इसमें ममदानी के खास एजेंडे की झलक भी मिल रही है, जो लोकतंत्र की आड़ में भारत की संप्रभुता पर उंगली उठाता है। सबसे पहले आपको जोरान ममदानी की लिखी चिट्ठी को पढ़ाता हूं। ये एक सादे कागज पर लिखी चिट्ठी है। ये वो चिट्ठी आपके सामने है। डियर उमर, मैं अक्सर कड़वाहट के बारे में, तुम्हारी बातों और इसे खुद पर हावी न होने देने की अहमियत के बारे में सोचता हूं। तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई है। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। जोरान ममदानी। ये वो चिट्ठी है। उमर खालिद के माता पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए थे। दरअसल उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी होने वाली थी और अमेरिका में रहने वाली उनकी बड़ी बेटी शादी में शामिल नहीं हो पा रही थी। इसीलिए माँ बाप अपनी बड़ी बेटी से मिलने अमेरिका में थे और वहां उनकी मुलाकात उन्होंने ममदानी से की थी। आगे इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन उसके पहले दिन भर की बड़ी खबरों, क्योंकि 7:27 होने वाले हैं, उस वक्त की बड़ी खबरें देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं हो सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जहां एक और हिंदू युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमले में बताया गया वो युवक बाल बाल बच गया है। जयपुर के चोमू में हुए बवाल के आरोपियों के घरों में अवैध अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चला। प्रशासन ने इमाम चौक जाने वाले रास्ते में अवैध निर्माणों को तोड़ा और 3 बिल्डिंगों को सील कर दिया। श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे पर आज एक बड़ा भूस्खलन हो गया। इस वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित रहा। सड़क पर भारी मात्रा में चट्टाने और मिट्टी के ढेर पहाड़ से नीचे आ गिरे। ये तस्वीरें उसी वक्त की। आइए लौटते हैं वापस आज की एक और जो हम बड़ी स्टोरी की बात कर रहे हैं, ममदानी की चिट्ठी के बारे में। ममदानी ने यह चिट्ठी उमर खालिद के लिए लिखी। उमर 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों का आरोपी है। उस दंगे में 53 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने उमर पर आरोप लगाया कि उसने भड़काऊ भाषण दिए।
व्हाट्सएप संदेशों के जरिए साजिश रची और चक्का जाम कराकर इलाके में हिंसा फैलाई, जिसके बाद से उमर पर यूएपीए लगा हुआ है। वो सितंबर 2020 से तिहाड़ में बंद है। ट्रायल लगातार चल रहा है। जमानत कई बार खारिज हो चुकी है। हाल ही में कोर्ट ने उन्हें बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद वो वापस सरेंडर कर जेल लौट चुका है। खालिद खुद को इस मामले में बेकसूर बताता है, लेकिन सबूतों के आधार पर भारत की अदालतों में केस अभी भी चल रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सवाल ये नहीं कि ममदानी ने चिट्ठी क्यों लिखी, सवाल ये कि उन्होंने किसे लिखी। ममदानी की सोच को वैधता दे रहे हैं। भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। भारत की अदालतें न्यूयॉर्क के निर्देशों पर नहीं चलती हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत का अपना संविधान है और दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र में इसकी गिनती होती है। जब कोई विदेशी निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के एक आरोपी के लिए एकजुटता जताता है तो वो इंसानियत नहीं, राजनीतिक दखलंदाजी कहलाएगी। और जब वही नेता खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताता है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। ममदानी से हम कहना चाहेंगे कि आप न्यूयॉर्क पर ही ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह आपके एजेंडे की कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली। ममदानी को हम उमर प्रेमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका फोकस सिलेक्टेड है। न्यूयॉर्क में सैकड़ों मुस्लिम कैदी अंडर ट्रायल है। अमेरिका की जेलों में हजारों मुसलमान बिना दोष सिद्ध हुए सलाखों के पीछे इस वक्त बंद हैं। लेकिन ममदानी को दिल्ली के उमर खालिद की चिंता ज्यादा सता रही है। वो उमर खालिद जो भारत में सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि एक प्रतीक बना हुआ है। एक ऐसा प्रतीक जिसके नाम पर भारत को असहिष्णु बताया जाता है। भारत के कानून को राजनीतिक हथियार कहा जाता है और भारत की संप्रभुता पर विदेशी मंचों से सवाल उठते हैं। अमेरिका में कुल अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या मार्च 2025 तक लगभग 4,85,000 थी। ज्यादातर लोकल जेलों में कैद हैं, अपनी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। यूएसए की सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक अगर अंडर ट्रायल और दोषी मुस्लिम कैदियों की बात करें तो अमेरिका में इनकी कुल संख्या 18% है। अमेरिका की अलग अलग जेलों में कुल 3,50,000 मुस्लिम कैदी बंद हैं, जिनमें से 43,000 से अधिक मुस्लिम अंडर ट्रायल्स हो सकते हैं। वहीं न्यूयॉर्क में कुल 62,599 कैदियों में 7,825 मुस्लिम कैदी हैं। अकेले न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी जेल राइकर्स आइलैंड में दिसंबर 2025 तक कुल 6,793 कैदी थे, जिसमें से 5,842 अंडर ट्रायल है, यानी 86% कैदियों को दोषी करार नहीं दिया गया है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी की जेलों में 1700 तक मुस्लिम कैदी अंडर ट्रायल हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क के जेल में बंद हैं। तो ममदानी साहब अपने मुस्लिम कैदियों की चिंता ना कर वो चिंता कर रहे हैं तिहाड़ में बंद उमर खालिद की। जोरान ममदानी जब मेयर चुने गए तब भारतीय मूल के होने के चलते करोड़ों भारतवासियों ने उनके लिए गर्व किया। वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले ममदानी के मेयर बनने के बाद कई बड़े मौलानाओं की तो बाँछें खिल गई। वो धर्मनिरपेक्ष भारत में अलग ही नैरेटिव लेकर माइक थाम लिए। सुनिए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदीनी ने तब ममदानी के मेयर बनने को लेकर किन सवालों के साथ जोड़ा था। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है। एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है। एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। उमर खालिद को लेकर हिमायत सिर्फ ममदानी तक सीमित नहीं है। 8 अमेरिकी सांसद भी खालिद के समर्थन में कूद पड़े। डेमोक्रेट जिम मैकगवर्न जैसे लोग लेटर लिखकर भारतीय सरकार से मांग कर रहे हैं कि खालिद को जमानत दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इसकी सुनवाई हो, यानी एक तरीके से भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस किया जा रहा है।
इस बीच में आपको बता देते हैं कि एक तरफ अरशद मदनी का ममदानी प्रेम और दूसरी ओर ममदानी का उमर प्रेम। ममदानी का उमर प्रेम पहली बार नहीं छलका है। 2023 में न्यूयॉर्क के एक इवेंट हाउडी डेमोक्रेसी में ममदानी ने मंच से खालिद की जेल से लिखी चिट्ठी पढ़ी थी। उमर खालिद को लेकर भारत की अदालतें फैसला करेंगी, भारत का कानून अपने रास्ते तय करेगा और भारत किसी विदेशी मेयर की नैतिक सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं दिखाई देता। जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं, भारत के जज नहीं है, नहीं भारत के कोई नेता हैं। उनको तिहाड़ में कैद उमर खालिद को याद करने की बजाय पहले अपने देश, अपने शहर की जेलों की सलाखों के पीछे जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो मुस्लिम अंडर ट्रायल्स हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में बयान देना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अब अगली कहानी की ओर। यूपी पुलिस गजब की है भाई। कभी एनकाउंटर के नाम पर ठाएं तो अब SIR पर सेल्फ मेड नागरिकता जांचने वाली मशीन लेकर आ गई। जी हां, नागरिकता नापने की मशीन है यूपी पुलिस के बाद। हद तो तब हो गई जब SHO साहब ने पीठ पर मशीन लगाकर नागरिकता का सर्टिफिकेट भी दे दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि ऐसी मशीन के बारे में भारत के वैज्ञानिकों को अब तक कोई खबर ही नहीं है। लेकिन अब यह खबर पूरे देश में फैल चुकी है और अब शायद SHO साहब की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जरूर ले लेंगे। यूपी में SIR की प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेशी और घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च का अभियान चल रहा है। इस दौरान लोगों की नागरिकता की जांच के लिए पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लेकिन इस दौरान यूपी पुलिस ने एक ऐसी रहस्यमयी मशीन इजाद कर ली जो कथित तौर पर पीठ पर लगाते से ही अपनी नागरिकता का प्रमाण दे देती है। ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। दरअसल ये पूरा मामला 23 दिसंबर का है, जब कौशाम्बी पुलिस और RF की टीम ने स्लम एरिया में सघन चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान कौशाम्बी थाने के SHO अजय शर्मा एक शख्स को कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम बांग्लादेशी तो नहीं हो। फिर पीठ पर मोबाइल फोन रखकर कहते कि तुम्हारी नागरिकता की मैं जांच कर रहा हूं। SHO साहब ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये मशीन बता रही है कि ये शख्स तो बांग्लादेशी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई यूपी पुलिस ने कौन सी हाईटेक मशीन बना दी है जो पीठ पर मोबाइल रखते ही नागरिकता बता देती है। मामला इतना तूल पकड़ रहा है कि गाजियाबाद पुलिस की जग हंसाई हो रही है। सोशल मीडिया पर सब पूछ रहे हैं कि SHO साहब को ये मजाक करने का अधिकार किसने दिया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आ गए। इंदिरापुरम के ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने साफ किया कि पुलिस के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। इसके बाद SIR में नागरिकता जानने वाली इस कथित मशीन का सच सामने आ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ, सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। इसके बाद भी हमको चैन नहीं पड़ा। हमको लगा कि भाई लोगों के पास जाना चाहिए जिनको वो कथित तौर पर मशीन लगाई गई थी, पूरा फैक्ट चेक करना चाहिए। हमारे सहयोगी अनुज उसी बस्ती में पहुंच गए जहां SHO साहब का वीडियो वायरल हुआ था। उस दिन जब पुलिस आई थी तो आप लोगों से क्या कुछ सवाल पूछ रही थी और क्या कुछ हुआ था और किस दिन की ये घटना है? ये शायद मंगल वाले दिन है, अगली मंगल जो भी गई है अगला। तो मैं जा रही थी कहीं सामान वामान लेने के लिए, तो वो आए, बोला आईडी दिखाओ अपने। तो मैं अपने आईडी निकाली भी नहीं, फोन में ही रखी पड़ी थी, तो मैं मोबाइल से दिखा रही थी। तो उसने बोला, फिर मेरे जीजा आ गए उधर से, मेरे जीजा को बोला अपना आईडी दिखाओ। तो बोला कि सच सच बताना तुम बांग्लादेशी हो या बिहारी हो, हमारे पास एक मशीन है। फिर बोला आईडी दिखाओ, हमने आईडी दिया, आईडी दे के बोला चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर चले गए थे आगे। जो अंदाज था वो किस तरीके का था? मजाकिया अंदाज था या सीरियसली? मजाकी भी थे और सीरियस भी थे। लेकिन क्या नहीं लगता आप लोगों को दुख नहीं होता इस तरीके से कोई मजाक उड़ाए? दुख लगता है। मेरा ये सवाल था कि लगातार आपके साथ भी और आपके जो रिश्तेदार हैं उनके पास भी उन्होंने मशीन की बात की। हाँ, करी थी। हाँ, तो क्या ऐसी कोई मशीन थी? नहीं थी। मैं आगे खड़ी थी, मेरे जीजा पीछे थे शायद, तो उतना मैं ध्यान नहीं दी थी कि पीछे हाथ पे क्या था क्या नहीं, पर मुझे लग रहा था नहीं था। मजाक बनाने की कोशिश थी शायद, मजाक। गलत बात है, जो नहीं जानेंगे बोलने के लिए तो वो तो डर जाते हैं, डर का मारे वो कुछ भी बोल देते हैं।
लेकिन उसने वो सारे बात बता दिए थे। मेरा नंदोसी जो था ना, उसने सब चीज बता दिए थे, बता दिया कि चेक कर लो, हाँ, कोई बात हम तो बिहार के अभी आए। अब वक्त हो गया है चक्रव्यूह के आखिर में पब्लिक व्यू दिखाने का। जैसा कि हम ये बुलेटिन आपकी राय के आधार पर तैयार करते हैं और आपकी राय को हम जरूर दिखाते हैं स्टोरीज को लेकर आप क्या कह रहे हैं, जो आपके पोस्ट हमको मिल रहे हैं, चाहे फेसबुक पर चाहे एक्स पर। तो आज जो लकी लोग हैं जिनके पोस्ट चुने गए हैं, उनमें एक नाम है गणेश रावत साहब का। सभी निवासियों के घर शुद्ध पानी की सप्लाई हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जाहिर तौर पर वो इंदौर की कहानी को लेकर लिखते हैं। चक्रव्यूह के एक और दर्शक है अजीत कुमार, उनका भी एक पोस्ट मैं पढ़ देता हूं। मोहन यादव जी की सरकार दिल्ली से चलती है, ये इल्जाम लगा रहे हैं। एक और हैं दर्शक प्रियम श्री, कश्मीर भारत का था, भारत का ही रहेगा, पीओके भी जल्द भारत में मिलेगा, ये इनकी राय है उस कहानी को लेकर जो महाराष्ट्र से हमारे पास आई। तो ये दर्शकों की राय है, दर्शकों की राय को हमने आपके सामने रखा। और अब बता दें आपको जाते जाते, अब आपसे मुलाकात होगी चक्रव्यूह में सोमवार की शाम को 6:57 पर। लेकिन हमारी टीम लगातार काम करती रहेगी, इसको स्टोरीज को जुटाती रहेगी, रिपोर्टर्स स्टोरीज के इनपुट भेजते रहेंगे। और मैं आपसे मुलाकात करूंगा सोमवार की शाम 6:57 पर इसी चक्रव्यूह के साथ। हैप्पी वीकेंड।